In this video, I will explain each and every document required for Italy student visa. So please watch the whole video. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपने अपने इटली स्टूडेंट वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं और कहाँ कहाँ से करने हैं। ठीक है, अंदर हम लेटेस्ट इटली स्टूडेंट वीज़ा की चेक लिस्ट को फॉलो करेंगे, जो जिसका लिंक आपको ड्राइव में मिल जाएगा या आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें और अपना वीज़ा ईजिली प्रोसेस कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीज़ा फ़ाइल की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ कि जब आप इटली का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं और आपको एडमिशन लेटर मिलता है, उसके साथ आपको डिटेल्स मिलती हैं डीओवी या सीमिया के लिए। जब आपको यूनिवर्सिटी की अपनी डिटेल्स मिल जाती हैं, एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है, उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, डीओवी या सीमिया। तो आपने उस चीज़ को माइंड में रखते हुए अपनी वीज़ा फ़ाइल प्रिपेयर करनी है। अगर पाकिस्तान से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एक कराची कौंसुलेट होती है और एक आपके पास इस्लामाबाद एम्बेसी होती है। कराची कौंसुलेट से जो बच्चे अपना स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कर रहे होते हैं, वो ज़्यादातर सीमिया को लेकर चल रहे होते हैं, और जो इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर अपना वीज़ा सबमिट करवा रहे होते हैं, वो डीओवी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूं कि जो डीओवी होता है वो फ्री होता है, और जो सीमिया होता है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, और वो आई थिंक 90,000 PKR आपके बन जाते हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। तो ये चीज़ें आपने पहले क्लियर कट कर लेनी, अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लेनी है, उनको ईमेल कर लेनी है कि मेरा डीओवी होगा या सीमिया होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने वीज़ा फाइल जो है वो प्रिपेयर करनी है। इस वीडियो को जो हम टारगेट कर रहे हैं वो हम वीज़ा फाइल जो है डीओवी की हम टारगेट कर रहे हैं। उसके अंदर मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। सीमिया के कुछ कम होते हैं, वो आपने चेक कर लेना, इसलिए मैं डीओवी पे बना रहा हूँ क्योंकि डीओवी के अंदर सारी जो है ना डिटेल्स आ जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट आपकी वीज़ा फाइल के अंदर होता है वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसको आपने बड़े ध्यान से फिल करना होता है। वो आपको मिल जाएगा, आपकी जो एम्बेसी होती है या कौंसुलेट, उसकी वेबसाइट से मिल जाएगा। उसको आपने डाउनलोड करना है, किसी भी ऑनलाइन एडिटर जो होता है, आई लव PDF, वहाँ पे भी जाके अपना डॉक्यूमेंट जो है आप एडिट कर सकते हैं। उसको आपने अच्छे तरीके से फिल करना है। उसके अंदर आपने अपनी सारी डिटेल्स जो है वो एंटर करनी होती है। उसके अंदर आपने अपनी स्कॉलरशिप को बताना होता है कि आपके पास स्कॉलरशिप है या नहीं है। आप अपने एड्रेस बताना होता है, अपने फ़ोन नंबर्स जो आपने एंटर करने होते हैं वो आपने बड़े ध्यान से करने हैं, मतलब जो एक्टिव फ़ोन नंबर्स हैं वो होने चाहिए। एक आप अपना दे दें, एक आप अपने किसी फैमिली मेंबर का भी दे सकते हैं। आप अपनी ईमेल से ही लिखनी है क्योंकि किसी पे आपको मैसेज आता है, ठीक है। और आपने ईमेल वही यूज़ करनी है जो आपने अपने प्री एनरोलमेंट टाइम पे की थी, वही आपने ईमेल इधर भी यूज़ करनी है। उसके अलावा बाकी जो डिटेल्स होती हैं, आपने सिग्नेचर वगैरह, अपनी सिटी का एड्रेस डाल दिया, आपने डेट डालनी है, हर चीज़ जो है आपने करेक्ट फॉर्मेट में डालनी है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप खुद एक दफ़ा फिल कर लें एम्बेसी जाने से पहले, ठीक है। जब आप वहाँ जाते हैं, समटाइम्स जैसे मैं लास्ट टाइम BLS में गया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि आपका फॉर्म ठीक नहीं है, आप दोबारा से फिल करें। तो फिर मैं BLS से बाहर आप जाएँगे, वहाँ पे क्लोज़ आपको शॉप्स मिल जाएँगी, उनको अच्छे अच्छे तरीके से पता होता है कि फॉर्म को कैसे फिल करना होता है। वो आपसे डिटेल्स वगैरह ले लेंगे और आपको फॉर्म फिल करके दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने अपना फॉर्म फिल कर लेना है। सेकंड जो चीज़ होती है वो आपकी इंश्योरेंस होती है। इंश्योरेंस आप किसी भी कंपनी से ले सकते हैं, जुबली वगैरह होगी, कहीं से भी आपने 1 ईयर की जो अपनी मेडिकल इंश्योरेंस होती है वो आपने शो करवानी होती है। तो ये आप किसी से भी ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान से आप कर रहे हैं तो ये तकरीबन आपको 7000 PKR में मिल जाती है। फ्लाइट टिकट जो आपने करवानी होती है, ये लास्ट टाइम कुछ बच्चों की रिजेक्शंस आई थी, उन्होंने क्या किया था, डमी टिकट्स जो थी वो सबमिट करवाई हुई थी। इसकी ट्रिक क्या है, आपने क्या करना क्या है, आपकी जब एम्बेसी के अंदर आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते होते हैं ना, तो तकरीबन 15-20 दिनों के अंदर जो पहले होते हैं ना, उनके अंदर आपका जो वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारे होते हैं चेक हो रहे होते हैं, सही डिटेल में चेक हो रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, जब अपनी फाइल सबमिट करवा रहे होते हैं तो उस वक्त आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने उसी वक्त अपनी जो है ना, हाँ, डमी टिकट्स अगर आप कर रहे भी हैं booking.com या किसी वेबसाइट से, तो उसी वक्त करने हैं। आपने कोई महीना पहले नहीं कर देने अपने वीज़ा फाइल सबमिशन से पहले। आपने जब फाइल सबमिट करवानी उससे कोई 2-3 दिन पहले करवाएं, फ्रेश और वही सबमिट करवा ऑनलाइन आप बुक करते हैं, ठीक है। डमी जो भी होगी उसको आपने प्रिंट करवाना है, उसकी PDF को, और वो आपने सबमिट करवा देना साथ। होटल बुकिंग हमारा फोर्थ डॉक्यूमेंट होता है, इसको भी आपने प्रिंट करवा के अपने वीज़ा फाइल के अंदर अटैच करना होता है। ये आप इटली, मतलब आप जहाँ यूनिवर्सिटी जिसमें भी जा रहे होते हैं उसके करीब आपने कोई भी बुकिंग वगैरह करनी होती है, कोई भी हॉस्टल वगैरह हो जाए या किसी होटल की हो जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं होता इसके लिए। वो भी आप booking.com से करते हैं, और booking.com से आप जब भी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे भी आपने ये चीज़ देखनी है, उसकी कैंसिलेशन डेट क्या है, मतलब आप लास्ट उसकी डेट क्या है। तो वो जब आप सबमिट करवा रहे होंगे वो भी आपने फ्रेश सबमिट करवानी है, उसको भी आपने बहुत ज़्यादा पहले नहीं बुक करके बैठ जाना। ऐसे ना हो फिर आप जब वीज़ा फाइल सबमिट कराएं वो ऑलरेडी एक्सपायर हो और वो चेक करें तो एक्सपायर हुई हो। कई दफ़ा एम्बेसी आपको कॉल कर लेती है कि दोबारा सबमिट करवाएं, पहली हो चुकी है एक्सपायर, कभी कभार वो नहीं करती थी, आपके लिए इशू बन सकता है। प्रोसेस कर रहे हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो से बताया था कि आपने हर चीज़ को आराम से, तसल्ली से करना है और सुकून से करना है, ठीक है। कोई रश नहीं है और कोई रिस्क वाली बात नहीं है। आपने हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना है, क्योंकि एक छोटा सा भी डॉक्यूमेंट अगर आपका कुछ ऊपर नीचे होगा ना, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा माइंड में रखना। फोर्थ जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है, हमारा कवर लेटर होता है। कवर लेटर के अंदर आप डिटेल के अंदर अपने बारे में बता रहे होते हैं। जो आपका पहला पैराग्राफ होता है उसके अंदर आप अपने बारे में बताते हैं, ठीक है, आप कहाँ से हैं, कौन है, अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर कर देते हैं। उसके बाद जो सेकंड आपका पैराग्राफ होता है उसके अंदर आप अपनी एजुकेशन वगैरह बता देते हैं कि आपने अपनी प्रीवियस जो डिग्री थी वो कहाँ से की थी। थोड़ी सी मोटिवेशन शो करवाने के लिए आप अपने
स्पेशलाइजेशंस भी बता सकते हैं, अपने सर्टिफिकेट्स के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद आपने बताना है आपने ये कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ की है, ठीक है। यूनिवर्सिटी चूज़ कर ली, उसके रीज़न बता देना है, कौन सा प्रोग्राम है वो बता दी, फिर आपने कंट्री क्यों ये चूज़ की है वो बता देना है। उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, वापस आएँगे या क्या करेंगे, वो आपने कर लिया। जो लास्ट 2-3 पैराग्राफ्स होते हैं उसके अंदर आप अपने स्पॉन्सर की डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा डीएम्स आते हैं कि हम एफिडेविट के अंदर अगर इतनी डिटेल्स नहीं मेंशन कर सकते तो हम कहाँ करें अपने स्पॉन्सर की डिटेल्स जो थी। मैंने खुद भी यही किया था कि अपनी जो स्पॉन्सर की डिटेल्स थी, मतलब स्पॉन्सर जो मुझे कह रहे थे, उसका एक पैराग्राफ बनाया था और उसको मैंने लास्ट में रख के अपनी सारी डिटेल्स उनकी बताई थी। स्पॉन्सर कौन है, उनका क्या सोर्स ऑफ इनकम है, वो कैसे मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने लास्ट पैराग्राफ के अंदर मेंशन कर देनी है। वो लास्ट में आपने अपनी ईमेल वगैरह और आपने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर देना है। ठीक हो गया? ये आपने अच्छा सा कवर लेटर जो है अपना बना लेना है। उसके बाद आपके 2 रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाएँगे, वो आपने अपने यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफ़ेसर से ले लेने हैं। इसके अंदर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, जो आप रिकमेंडेशन लेटर ले रहे होते हैं ना यूनिवर्सिटी से, आपने उन प्रोफ़ेसर से लेने होते हैं जिनका आपका लिंक बन रहा हो आपके मास्टर्स के कोर्स के साथ। मतलब आप बैचलर्स अपनी डिग्री आपने पाकिस्तान से कर ली है, आपका मास्टर्स के अंदर एडमिशन हुआ हुआ है और मास्टर्स आपका कंप्यूटर साइंस में हुआ है, एआई के अंदर हुआ हुआ है। तो आपने अगर बैचलर्स के अंदर एआई पढ़ी है, तो एआई की किसी कोर्स से आप रिकमेंडेशन लेटर्स ले लें, जो ज़्यादा रिलेटेड हो आपके मास्टर्स प्रोग्राम से। तो आपकी मोटिवेशन जो होती है, वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है? 6 डॉक्यूमेंट होता है वो आपका एडमिशन लेटर होता है जो आपको यूनिवर्सिटी से मिलता है, वो आपने उसका पीडीएफ जो होती है उसको प्रिंट करवा लेना और वो आपने अटैच कर देना अपनी वीज़ा फाइल के अंदर। जो 7th डॉक्यूमेंट होता है वो हमारी ट्यूशन फ़ी की जो रिसिप्ट होती है वो आपने सबमिट करवानी होती है, वो प्रिंट करवानी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको जिनकी डेडलाइन पहले ही जो होती है आपके वीज़ा टाइम तक होती है, तो आपने क्या करना होता है उनकी फ़ी आपको सबमिट करवानी पड़ती है। तो वो जब आप सबमिट करवाते हैं उसकी एक रिसिप्ट होती है वो आपको प्रिंट करवानी पड़ती है। मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरी यूनिवर्सिटी का पीस थी, उसकी डेडलाइन थी 31 दिसंबर। तो मेरी तो फ़ी थी ही नहीं, तो मैंने सबमिट नहीं करवाई थी। जब आप प्री एनरोलमेंट करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ी वहाँ पे आपको शो हो रही होती है। अगर आपको नहीं भी पता आप यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है और आपने सबमिट करवानी है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं, वो आपको डिटेल्स वगैरह दे देंगे और आप वो सबमिट करवा सकते हैं। उसी की फिर जो आप सबमिट करवाएँगे उसकी रिसिप्ट जो आपको मिलेगी, वो आपने प्रिंट करवा लेनी है और वो आप सबमिट करवा देंगे। उसके बाद हमारा जो 8th डॉक्यूमेंट है वो हमारी प्री एनरोलमेंट समरी होती है। प्री एनरोलमेंट समरी आप जब करते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, आपको जब कन्फर्मेशन आती है तो आपको एक पीडीएफ जनरेट होती है आपके पोर्टल से। उसके ऊपर आपके प्रोग्राम्स की डिटेल्स होती हैं, आपकी अपनी डिटेल्स होती हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की डिटेल्स होती हैं, ठीक है? आपकी फ़ी वगैरह मेंशन है। समटाइम्स ये होता है कि यूनिवर्सिटी आपको रिक्वायर कर रही होती है कि आपने दोबारा आइट्स सबमिट करवाना होता है। मतलब आपको एडमिशन विदाउट आइट्स दे देते हैं, लेकिन बाद में प्री एनरोलमेंट के टाइम पे आपसे रिक्वायर कर रहे होते हैं। तो आपने उस चीज़ को भी माइंड में रखना है। तो प्री एनरोलमेंट के अंदर हर चीज़ आपकी मेंशन होगी। जब आप प्री एनरोलमेंट करते हैं, कंफर्म हो जाती है, यूनिवर्सिटी आपको ईमेल कर देती है कि आपका केस एम्बेसी को फॉरवर्ड हो गया, तो आपने वो पीडीएफ जो होगी ना जनरेट करवा लेनी है, ठीक है? उसके ऊपर आपने एक अपनी पिक्चर अटैच करनी होती है, टॉप पे उस ऑप्शन बना होगा, वहाँ पे अपनी पिक्चर अटैच कर लेनी है ग्लू से और ऊपर आपने लास्ट पे साइन करने होते हैं और ये 3-4 पेजेज़ होते हैं, इसको आपने पीडीएफ जो होगी वो आपने प्रिंट करवानी और अपने वीज़ा फाइल के अंदर अटैच कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं 10 से लेकर 15 तक, वो हमारे सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से होते हैं और आपने कैसे सबमिट करवाने होते हैं, ये अब आपको मैं बता रहा हूँ मास्टर्स के लिए, तो आपने वो सीक्वेंस से अपने मैनेज कर लेने हैं, ठीक है? अगर आप मास्टर्स का स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस कर रहे हैं तो आपके जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे आपने प्रीवियस सबमिट करवाने होते हैं अपनी एजुकेशन के। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा मैट्रिक का, साथ उसकी मैट्रिक की डिग्री, साथ आपकी ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट जिसे कहते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट की डिग्री, साथ मार्कशीट, यूनिवर्सिटी की डिग्री, बैचलर्स की डिग्री और साथ उसकी ट्रांसक्रिप्ट। ये आपके 6 डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपने सबमिट करवाने होते हैं। अपोस्टाइल और ट्रांसलेशन से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप रावलपिंडी बोर्ड से हैं, ठीक है? रावलपिंडी बोर्ड से जो लोग होते हैं उनकी डिग्री के ऊपर ही सारी उनकी डिटेल्स मेंशन होती हैं, सब्जेक्ट वाइज उनके मार्क्स मेंशन होते हैं। उन्होंने अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, एफएससी की मार्कशीट जो होती है वो नहीं सबमिट करवानी, उसको अटेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करवाना, सबमिट ही नहीं करवानी, क्योंकि आपकी डिग्री के ऊपर सारी डिटेल मेंशन है, तो ये आपको वेव ऑफ हो जाता है कि आपने अपनी मार्कशीट सबमिट नहीं करवानी। जो वीज़ा फाइल के अंदर आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं मास्टर्स के लिए, उसके अंदर सबसे पहले आपकी मैट्रिक की डिग्री आ गई, मार्कशीट आ गई, एफएससी की डिग्री, साथ मार्कशीट, बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट। ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपके होंगे जो आपने सबमिट करवाने हैं, जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनको सबसे पहले आपने अपने बोर्ड से अटेस्ट करवाना है, मैट्रिक की डिग्री और आपकी एफएससी की डिग्री को। उसके बाद आपने इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को जो आपके अटेस्टेड होंगे उनको आपने आईबीसीसी लेके जाना है। आईबीसीसी से आपने उनको अटेस्ट करवाना है। क्यूआर कोड जो आपका होता है वो आपने चेक कर लेना है कि वो स्कैन हो रहा हो, क्योंकि समटाइम्स कुछ ये भी होता है कि आपका क्यूआर कोड जो डॉक्यूमेंट्स आपको इंस्टीट्यूशंस देते हैं वो स्कैन नहीं हो रहे होते, इनवैलिड एरर्स आ रहे होते हैं, ठीक है? तो आपने इस चीज़ को उसी वक्त चेक कर लेना और ठीक करवा लेना, क्योंकि एम्बेसी के अंदर कुछ भी इशू बन सकता है और वो फिर लंबा प्रोसेस होगा जब आप दोबारा करेंगे। मैट्रिक और एफएससी की जो डॉक्यूमेंट से आपके आईबीसीसी से अटेस्ट होगी, तो यहाँ तक आपने इनको कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री को
HEC से अटेस्ट करवाना होता है बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों को। ये आप HEC की अपॉइंटमेंट लेते हैं, वहाँ जाते हैं, अपनी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपको एक ही दिन में अटेस्ट होकर मिल जाती है। तो ये 6 डॉक्यूमेंट्स आपके जो थे अभी तक आपके बोर्ड से भी अटेस्ट हो गए, IBCC से भी अटेस्ट हो गए और आपके HEC से भी अटेस्ट हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनकी जनरल अटेस्टेशन करवानी है और मुफ्त से करवानी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। आप वहाँ लेके जाएंगे, ये वॉक इन पे हो जाती है आपके बोर्ड के भी और आपके बैचलर्स के भी। इनकी जनरल अटेस्टेशन होगी, उसके बाद आपने इनकी अपोस्टाइल अटेस्टेशन करवानी है। अपोस्टाइल अटेस्टेशन आपकी मुफ्त से होती है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और वो आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे वहाँ पे आपको इजीली आपको एक ही दिन के अंदर वो अटेस्ट करके दे देते हैं। तो ये आपके मुफ्त से अपोस्टाइल हो गए डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, आपने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवानी होती है। जितने डॉक्यूमेंट्स आपने उनकी ट्रांसलेशन करवानी है इटालियन एम्बेसी के फॉर्मेट के मुताबिक करवानी होती है। एम्बेसी आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देती है कुछ वैलिड जो आपके ट्रांसलेटर्स होते हैं, तो आपने उनके पास जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और वो आपको ट्रांसलेट कर देंगे। अब ये जब सारे आपके डॉक्यूमेंट्स 6 के 6 डॉक्यूमेंट आपके अपोस्टाइल और टेस्ट हो जाएंगे, इन सब की आपने 3-3 4-4 कापीज़ करवानी है और वो सारी आपने जो कापीज़ हैं वो आपने अपनी वीज़ा फाइल के साथ अटैच करनी होती हैं। आपको ज़्यादा मैं क्यों कापीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको 2-3 कापीज़ वहाँ पे वो आपसे मांग लेते हैं। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है, हर जो भी आपका डॉक्यूमेंट उसकी 2-2 3-3 कापीज़ करवा लें, एडमिशन की भी और उसकी आपकी प्री एनरोलमेंट समरी की भी। मुझे पता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको थोड़ा डिटेल के अंदर गाइड कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन ना क्रिएट हो जाए, हर चीज़ क्लियर कट हो, ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, हो गया। आपको 16 डॉक्यूमेंट होता है, वो आपका होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। आपका एडमिशन MOI की बेसिस पे हुआ है तो आपने अपने MOI की 2-3 कॉपी करवा लेनी है। अगर आपका आइट्स की बेसिस पे हुआ था तो आपने अपने आइट्स डॉक्यूमेंट होता है उसकी आपने 2-3 कॉपीज़ करवा लेनी है। 17th नंबर पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके ऊपर लास्ट टाइम बहुत सारे इश्यूज बने थे। बच्चों की जो FRC थी वो 1 साल पुरानी थी, 1.5 साल पुरानी थी। एम्बेसी की ये रिक्वायरमेंट्स है, ये जो मैं आपको हम चेक लिस्ट फॉलो कर रहे हैं लेटेस्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई आपका इशू नहीं बनेगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। आपकी जो FRC है वो 6 मंथ पुरानी नहीं होनी चाहिए, आपकी 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल न्यू 2-3 महीने पहले जो है नादरा से ली होगी और उसको आप प्रिंट करवा के ले जाएंगे और सबमिट करवा देंगे, ठीक है। तो ये इसका इतना इशू नहीं है। FRC आपकी 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को माइंड में बिठा लें। 18th नंबर पे जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट है, जिसके अंदर आप अपने स्पॉन्सर की सारी डिटेल्स मेंशन कर रहे होते हैं, बैंक स्टेटमेंट के बारे में बताते होते हैं, स्पॉन्सर की जॉब के बारे में बता सकते हैं और आपकी इनकम वगैरह जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है वो सारा बता देते हैं। इसको आपने मजिस्ट्रेट से भी आपने इसके साइन करवाने होते हैं, उसके बाद आपने इसको अपोस्टाइल करवाना होता है मुफ्त से। ये लास्ट टाइम रिक्वायरमेंट जो थी ना ऐड हुई थी कि आपने इसको अपोस्टाइल भी करवाना होता है, उसी की फिर आप ट्रांसलेशन करवाते हैं। इसकी भी आपने 2-3 कापीज़ करवा लेनी है, ये भी अपनी वीज़ा फाइल के साथ अटैच करेंगे और स्पॉन्सर की जो आईडी कार्ड होता है उसकी भी आपने 2-3 कापीज़ करवा लेनी है, ठीक है, क्योंकि वो आपको ज़रूरत पड़ जाएगी, वो वहाँ पे अक्सर आपसे मांग लेंगे। पे जो हमारा पॉइंट आता है जॉब प्रूफ ऑफ स्पॉन्सर, इसके अंदर आप अपने स्पॉन्सर जो होते हैं उनकी डिटेल्स एंटर करनी होती है कि वो क्या कैसे आपको स्पॉन्सर करेंगे, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। इसके अंदर आप अपनी उनकी सैलरी स्लिप्स अटैच कर देते हैं। अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं BR के, वो सबमिट करवाएंगे। साथ आप अपने उनके स्पॉन्सर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप सबमिट करवाओगे। सैलरी सर्टिफिकेट अटैच कर सकते हो, पेंशन है तो वो डिटेल्स अटैच कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपने अपने स्पॉन्सर की जो है अटैच करनी होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो सोर्स ऑफ इनकम प्रूव होता है, जिसके अंदर आप अपने बताते हैं कि आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर अमाउंट होल्ड की है वो कहाँ से आई है, उसकी आप प्रूफ्स वगैरह दे देते हैं। अगर प्रॉपर्टी सेल की है तो आपने सेल डीड्स लगा देनी है, बिजनेस है तो बिजनेस का बता देना है, अगर रेमिटेंस आई है बाहर से तो आपने रेमिटेंस का प्रूफ दे देना है। तो इसके अंदर आप अपने सारा बताना होता है कि आपने जो अमाउंट होल्ड की है वो एक्चुअल आ रही कहाँ से है, ट्रांसपेरेंसी आपने शो करवानी होती है उस अमाउंट की। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही मेन चीज़ है जिन पे आपका एम्बेसी फोकस कर रही होती है। यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दी है, हर चीज़ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चेक किए हैं, उनको पता है आपके डॉक्यूमेंट्स का। ऊपर से आपने अपोस्टाइल वगैरह करवाते हैं तो वो हर चीज़ वैलिडेट हो चुकी होती है। जस्ट आपने जो भी फोकस करना होता है वीज़ा फाइल के अंदर, वो आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लियर कट होने चाहिए, उनमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। इन पे आपकी रिजेक्शन भी आती है और एक्सेप्टेंस भी आती है। नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो हमारा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, जो बैंक आपके स्पॉन्सर का जो जिनकी आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवा रहे होते हैं, और साथ अपने 6 मंथ की जो आपकी लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट होती है वो आप सबमिट करवा रहे होते हैं। या आप बैंक स्टेटमेंट और आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है, ये आपने फ्रेश सबमिट करवाना है। मतलब आपकी एम्बेसी के अंदर परसों सबमिशन आप कल निकलवा लें और वो उस पर आपके जो ब्रांच मैनेजर होते हैं उनके साइन और स्टाम्प होनी चाहिए। अगर बैंक स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं तो उसकी हर एक पेज पे साइन और स्टाम्प वो आपको इजीली कर देते हैं, अगर आप उनको रीज़न बताएंगे कि मैंने सबमिशन करवानी है। तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट है इन पे साइन और स्टाम्प होना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आपका अकाउंट कितना पुराना था, उसके ऊपर आपकी अकाउंट की जो डेट मेंशन होती है कि कब आपका अकाउंट ओपन हुआ था।
नेक्स्ट जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और टैक्स रिटर्न्स ऑफ स्पॉन्सर हैं। ये जो दोनों चीज़ें आपने अपने स्पॉन्सर की सबमिट करवानी होती हैं। जो टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको आईआरएस जो है पीआर की वेबसाइट है वहाँ से इजीली मिल जाता है जब आप अपने स्पॉन्सर का एफबीआर नंबर वो एंटर करते हैं, ठीक है। और टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो आपने अपने स्पॉन्सर की जो लास्ट 2 ईयर्स की होती हैं वो आपने सबमिट करवानी होती हैं। टैक्स रिटर्न आप इसलिए सबमिट करवाते हैं, टैक्स रिटर्न्स के अंदर आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स मेंशन होती हैं, उनके कौन कौन से एसेट्स हैं, टोटल उनके पास अमाउंट कितनी थी लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, उनके अकाउंट के अंदर कितने पैसे आए हैं, उनके पास प्रॉपर्टी है, कार्स हैं, हर एक चीज़ उसके अंदर शो हो रही होती है। और ये आपने टैक्स रिटर्न्स जिस बंदे से भी आप बनवा रहे हैं, जो भी आपको वकील वगैरह है, किसी से भी आप बनवा रहे हैं, तो ये आपने एक प्रॉपर एक्सपर्ट बंदे से बनवानी है, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज़ जो होती है वो एम्बेसी चेक कर रही होती है, क्योंकि यही प्रूव है आपके स्पॉन्सर का कि आपके स्पॉन्सर के पास एक्चुअल में चीज़ें हैं क्या, एसेट्स क्या हैं उनके। जो नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ये हमारे ऑप्शनल होते हैं। आप सबमिट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं, अगर नहीं सबमिट करवाते तो कोई इशू नहीं है। अगर आप सबमिट करवाना चाहते हैं तो आपके स्पॉन्सर के नाम जितनी प्रॉपर्टी है आप उनकी फ़र्द जो है वो निकलवा के सबमिट करवा सकते हैं। जो फ़र्द है वो आपको, अगर आप किसी गाँव से हैं तो आपको वो एक वेबसाइट ऐप है वो मैं मेंशन कर दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी सिटी के अंदर रह रहे हैं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको अराज़ी सेंटर आपको जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको वो फ़र्द मिल जाएगी। आप अपने स्पॉन्सर की डिटेल्स बताएँगे, उनका आईडी कार्ड नंबर बताएँगे और वो आपको सारी फ़र्द जो है निकाल देते हैं, जिसके ऊपर मेंशन होता है कि आपके स्पॉन्सर के पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है और वो कितनी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, मालिक हैं प्रॉपर्टी के। तो वही अगर आप चाहें सबमिट करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है ये। नेक्स्ट जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी ऑप्शनल हैं। आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह को सबमिट करवाना चाहते हैं, अगर आपने कोई लैंग्वेज सीखी थी, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने ड्यूलिंगो पे अपनी लैंग्वेज कोर्स किया था इटालियन लैंग्वेज का। वो अब उसके अंदर कोई सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होता, मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे अपनी स्ट्रीक के और मेरे अपने जो टोटल स्कोर शो हो रहे थे, उसके मैंने स्क्रीनशॉट लेके एक पीडीएफ बनाई थी, उसके ऊपर पेस्ट किया था स्क्रीनशॉट्स को। नीचे मैंने डिटेल्स मेंशन कर दी थी कि मैं 3-4-5 महीनों से इटालियन लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा आती है। तो ये मैंने सबमिट करवाया तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो उन्होंने कोई ये नहीं बोला कि नहीं आपने गलत बनाया डॉक्यूमेंट्स या प्रॉपर सर्टिफाइड नहीं है, कोई इसके ऊपर साइन सिग्नेचर नहीं है, तो कोई इशू नहीं होता, ये आप सबमिट करवा सकते हैं, एक प्लस पॉइंट है। आपको जितने आपको लगता है ना कि डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा हैं आपके पास, सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने कुछ भी किया है, वो आपने सारे अटैच कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स लास्ट पे रह गए 25 नंबर पे, 26 और 27। ये जो मैं आपको लिस्ट शेयर कर रहा हूँ उसके पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। जो लास्ट आपके 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका एक डोमिसाइल हो गया, आपने वो सबमिट करवाना होता है, उसकी कॉपी करवानी होती है। आपने अपने आईडी कार्ड की कॉपी करवानी होती है और आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी करवानी होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि आपने हर एक डॉक्यूमेंट की 3-3 कॉपीज़ करवानी है, ताकि आपको वहाँ पे ये ना हो कि वो बोले कॉपी किधर हो, आप बाहर जा रहे हो, दोबारा प्रिंट करवाने काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। मैंने आपको हर एक डॉक्यूमेंट्स की डिटेल में बताई है कैसे-कैसे प्रिपेयर करने हैं। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने आपको काफ़ी डिटेल्स के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्कस किए हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं। मैंने चेकलिस्ट जो थी वो लेटेस्ट फॉलो की है, जो कि करंट एम्बेसी के अंदर चल रही थी अभी लास्ट टाइम, जो हमने सबमिशन करवाई हैं और मेरे बाद जिन लोगों ने करवाई हैं। तो आप इस चेकलिस्ट को फॉलो करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। अगर एम्बेसी कुछ चेंज करती भी है लास्ट टाइम पे, मतलब एंड जब आप सबमिशन करवा रहे होंगे, तो कोई एक डॉक्यूमेंट ही होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, मुझे लगता है यही होंगे। तो आप इसे केयरफुली जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रिपेयर करें, सबमिट करवाएँ, 2-2 3-3 कॉपीज़ करवाएँ और अपनी सबमिशन करवाएँ। अभी करंटली प्री एनरोलमेंट ओपन नहीं हुई, सून इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। आप प्री एनरोलमेंट करें, उसके बाद पोर्टल वगैरह मॉनिटर करें। अपॉइंटमेंट्स के लिए थोड़ा-सा टाइम लगाएँगे, आप पोर्टल पे बैठेंगे, चेक करेंगे, आपको इंशाल्लाह अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मैं आपको थोड़ी टिप्स भी दूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। डीओबी और सीमिया की नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने स्टैट्स चेक किए थे, 80% पब्लिक ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, 20% पब्लिक हमें सब्सक्राइब कर रही है। तो सब्सक्राइब कर लें, आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की जो हैं अपडेट्स मिलती रहेंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।